नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका हिंदी का मॉक टेस्ट 12 है। ठीक है। मुख्य सेविका परीक्षा और यूपीट्रिपलएससी पीटी की परीक्षा एवं अन्य वे सभी परीक्षा जहां पर हिंदी आ सकती है या आती है, उन सब के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और जो चीज़ें आपको लगे नोट करने वाली हैं उन्हें ज़रूर नोट किया करिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी को लगातार मजबूत करती हैं। एक साथ आप घड़ा नहीं भर पाएंगे, आप बूंद बूंद करके ही पढ़ाई का घड़ा भर सकते हैं। और बूंद बूंद करके पढ़ाई उसी की भर सकती है घड़ा जो डेली पढ़ेगा, जो लगातार पढ़ेगा। ना पढ़ने के पास वाले के पास लाखों बहाने, वो आपको तरह तरह के से बहकाएगा, बरगलाएगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर लगातार पढ़ाई करते रहना है और सफल होना है। सफलता की बस एक ही कुंजी है कि लगातार लगे रहो। जो लगातार लगे रहते हैं उन्हें आज या कल सफलता ज़रूर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको प्रश्न समझ में आए, तो वीडियो की तारीफ या अपने विचार वीडियो के बारे में ज़रूर लिखा करिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करिए। ठीक है। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, कई जगह से प्रश्नों को छांटता हूँ ताकि आपको अच्छे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न मिले जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 2 से 3 घंटे लगाता हूँ एक पीडीएफ को तैयार करने में, तो आपको भी कम से कम 15-20 मिनट लगातार पढ़ना चाहिए बैठकर। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाता ताकि आपको कम समय में ज़्यादा पढ़ो। ये आपका सिद्धांत होना चाहिए कि कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें। अगर आप लाइव वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो वो कमेंट पढ़ पढ़ कर आपका समय बर्बाद करेंगे। आपको किसी के कमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपका लक्ष्य नौकरी पाना है, तो लगातार पढ़िए। सीधा सा सिद्धांत होना चाहिए आपको कि आपको लगातार पढ़ना है, किसी के कमेंट नहीं सुनने हैं। कमेंट जहाँ पर पढ़ा जाता है वहाँ पर जो चीज़ 20-25 मिनट में हो सकती है वो 1 घंटा में पूरी कराई जाती। तो वो उस नुकसान से बचें और बस लगातार पढ़ाई पर फोकस करें। इसके अलावा आपका मुख्य सेविका का पीडीएफ बैच भी चल रहा है जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है। ठीक है। 300 रुपये में आप पेड ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है। और वहाँ पर आपकी नोट्स की भी पीडीएफ मिलेंगी। ये पीडीएफ लगभग आपकी 300 से 500 तक होंगी। ठीक है, क्लासेस की। और नोट्स की पीडीएफ आपकी 100 से 150 होंगी। तो 300 रुपये में आपको 500 पीडीएफ मिल जाएंगी, ये क्लासेस और नोट्स और की। ठीक है। और इसके अलावा आपको 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट मिलेंगे जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, और उनका सॉल्यूशन भी आपको कराया जाएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी मजबूत कर सकें और आपको पता चल सके कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, मुख्य सेविका गरिमा बैच से, तो आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बस आपको इतना करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए। आपने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो बताइए निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा है या ग है या घा है या ठा है? बताइए। ख, ग, घा, ठा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? खा, ग, घा, ठा। देखो आप सुनिए, बोल के देखिए इनको। ख, खा, ग, घा, ठा। खा, ग, घा, ठा। तो अल्प प्राण किसमें सबसे कम ताकत किसको बोलने में लग रही है? गा में लग रही है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। ग, खा, घा, ठा। ग आपका बहुत कम ताकत में बोला जा रहा है, तो उसमें आपको अल्प प्राण लग रहा है, आपकी कम सांस लग रही है। ग, ख, आपको ज़्यादा सांस लेनी पड़ रही है। तो अल्प प्राण क्या है? ये आपका गा है, बाकी सब महाप्राण है। ठीक है। दिए गए व्यंजनों में गा अल्प प्राण है और व्यंजन, ठीक है, और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार से बांटे गए हैं, एक अल्प प्राण ध्वनि और एक दूसरी महाप्राण ध्वनि। तो अल्प प्राण को पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ, प्रश्न का जो होता है डिटेलिंग भी कर देता हूँ, ताकि आपको कोई ये ना लगे कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसीलिए आपको डिटेल में उत्तर भी दे देता हूँ।
आपको इतना अच्छा कंटेंट शायद ही कहीं और मिले। अल्प प्राण इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गमन कम होता है। जो मुख से वायु का निर्गमन है, जो मुख से वायु का बाहर निकलना है, वो कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है, मतलब आवाज भी अल्प ही होती है, इसलिए इनको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब इनका देखो शॉर्टकट आप याद कर लो। प्रत्येक वर्ग का जो का से चा टा तप आपका वर्ग है ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, आप कोशिश करिए कि आज पूरी वर्णमाला लिखें, ठीक है। और आप सारी वर्णमाला लिखेंगे तो एक बार आपको वर्णमाला समझ में आ जाएगी क्या क्या होता है वर्णमाला में। आप में से बहुत से लोग हिंदी की वर्णमाला भूल चुके होंगे। अगर याद है आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वर्णमाला याद है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जिनमें आपकी आवाज धीमी निकलती है, जिनमें आपकी सांस कम खर्च होती है, वो आपके अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। तो महाप्राण क्या हो जाएंगे? दूसरे और चौथे। हर वर्ग में आपके 5 ही अक्षर तो होते हैं। तो महाप्राण क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है, यानी कि निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत मतलब तुलना में, पिछले जो व्यंजन है उसकी तुलना में, अल्प प्राण की तुलना में अधिक वायु निकलती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, मतलब आवाज भी और अधिक स्पष्ट हो जाती है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा श, सा और श, श, श और शा है और हा, ये आपके महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, जिनसे आपकी सांस ज्यादा निकले, जिनको बोलने में, वो सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो ये आपके तीनों सा और हा। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। चलिए अगले दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। तीनों शा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये महाप्राण तो कहलाते ही हैं, इसके अलावा और ये क्या कहलाते हैं वो आपसे पूछा गया है। प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं? बताइए ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? श, श और शा आपका जो होता है, और ह, श, शा और सा और हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए इनमें से डी में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। जो बुढ़ापा है आपका एक प्रकार का अभिशाप है, इसकी रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक होगी, या भाववाचक होगी, या व्यक्तिवाचक होगी, या समूहवाचक होगी? बताइए। तो इसको तो आपको आता होगा, मैंने आपको कई क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा के करा दिए हैं, तो ये तो आपको रट जाना चाहिए। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री, नदी, ये सब क्या है? पूरी जाति का बोध कराते हैं। जितनी नदियां हैं सब नदी में आ जाएंगी, लड़का, जितने लड़के हैं लड़के सब लड़का में आ जाएंगे, जितनी लड़कियां हैं सब लड़की में आ जाएंगी। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जिस शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे गंगा नदी का नाम, आदमी का नाम, लड़की का नाम, शहर का नाम, किताब का नाम, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, ढेर, ठीक है, सरकार, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है? बताइए। यह कहानी रोचक है, इसमें जो यह प्रयोग हुआ है ये विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक है, या निश्चित संख्यावाचक है, या सार्वनामिक है, या गुणवाचक है? बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यह क्या होता है? यह एक सर्वनाम होता है ना, तो यह है, यह आपका सर्वनाम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं?
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताएं, वो क्या हो जाएंगे? विशेषण। ठीक है। यह कहानी रोचक है, तो यह किसकी विशेषता बता रहा है? यह कहानी की विशेषता बता रहा है। यह लड़का हमारे गांव का है, तो ये सब क्या है? ये सार्वनामिक विशेषण है। नोट, अब इसमें आप एक नोट भी समझ लीजिए कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निर्वाचक सर्वनाम क्या होते हैं? मैं, तू, आप, तुम को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब भी किसी संज्ञा के पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह कहानी रोचक है। ठीक है, उदाहरण समझ लीजिए, यह वह जितने भी हैं। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को छांटिए। यह आपको पहली बार मैं सकर्मक क्रिया का प्रश्न दे रहा हूं, तो आपके लिए यह नया होगा, आप ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को छांटिए। क्या चलना सकर्मक है? क्या सोना सकर्मक है? या मुस्कुराना सकर्मक है? या लिखना सकर्मक है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने पहले क्रिया के भेदों को पढ़ रखा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वें का डी, लिखना। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या है? लिखना। अब इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। लिखना सकर्मक क्रिया है। शेष शब्द चलना, सोना, मुस्कुराना अकर्मक क्रियाएं हैं। अब वो कैसे अकर्मक हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले, ठीक है, यदि कुछ उत्तर मिले क्रिया सकर्मक, और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। ठीक है। लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर प्राप्त होता है? अन्य शब्दों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अब आप समझिए कैसे। यहां पे जैसे चलना दिया है, ठीक है, अगर पूछे क्या चलना, क्या चल रहे हो, ये कोई उत्तर हुआ? क्या चलना तो होता नहीं है। और पूछे क्या सोना, क्या सो रहे, क्या सोना, ये है कुछ? मुस्कुराना, क्या मुस्कुराना, ये कुछ है थोड़ी। ये उत्तर मिलेगा क्या लिख रहे हो, तो कहानी लिख रहे हो कि कविता लिख रहे हो कि गिनती लिख रहे हो। यहां पर आपको उत्तर मिल रहा है कि क्या लिखना है, क्या लिख रहे हो, क्या सोना है, तो इसमें आपको क्या सोओगे? कुछ तो है नहीं, गिनती तो है नहीं कोई सोने की। तो यहां पर लिखना आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, बाकी सब अकर्मक क्रिया है। थोड़ा कठिन है ये चीजें, आप धीरे धीरे समझेंगे इसको। दो तीन बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगी। फिर भी आप इनकी परिभाषाएं एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझा दूंगा। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर ही पड़ता हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर ही पड़ता हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तो परिभाषा के अनुसार हो गया, बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का कि इनका वाक्य प्रयोग करो। आशा कहाँ रहती है? आज्ञा दी जाती है। गरिमा रोटी खाती है। और सागर कहाँ जाता है? तो ये समय क्या, किसमें पुल्लिंग क्या हुआ? जाता कहाँ पे आया? सागर में। सागर जाती है तो होता नहीं है, तो आपका सागर जो है ये पुल्लिंग हो गया। बाकी सब आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। आशा, आज्ञा, गरिमा। अब देखिए गरिमा आ गया तो आप गरिमा बैच को याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका गरिमा बैच चल रहा है 300 रुपये में मात्र, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। दिए गए विकल्पों में सागर शब्द पुल्लिंग है जबकि आशा, आज्ञा तथा गरिमा स्त्रीलिंग शब्द हैं। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? बताइए। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, उभय वाच्य है या कर्तृ वाच्य है? बताइए। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है या उभय वाच्य है या कर्तृ वाच्य है? इनमें से कौन सा आपका बिल्कुल सही है? बताइए। तो राम आम खाता है, इसमें वाच्य होगा आपका 7वें का डी, कर्तृ वाच्य। ठीक है, कर्तृ वाच्य आपका सही होगा। क्लियर है आपको?
तो राम आम खाता है में कर्तृवाच्य है, ठीक है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया है आपकी इसमें खाता है, तो इसका जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। कर्ता इसमें कौन है? राम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य, ठीक है। अगला है आपका बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर की है, जायसी की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है? बताइए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वें का ए, कबीर, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। तो इसको और रचनाएं देख लेते हैं। जायसी ने क्या क्या लिखा था? ये जायसी की पद्मावत आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि पद्मावत की रचना किसने की। तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। आप केवल जायसी भी याद रखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। जायसी ने क्या लिखी है? पद्मावत लिखी है, अखरावट लिखी है, आखिरी कलाम लिखी है। कबीरदास ने क्या लिखी है? बीजक, ठीक है। साखी, सबद, रमैनी सब इनके पाठ हैं, बीजक के तीनों लिखी गई हैं। सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? सूर सागर करी है, सूरसारावली करी है, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, गीतावली और रामलला नहचू। अरे यार, रामचरितमानस यहाँ सूरदास ने नहीं है, ठीक है, ये गलत ऊपर लिख गया है। रामचरितमानस ये लिखी है तुलसीदास ने, ठीक है। और एक सेकेंड, तो सूरदास की केवल 3, ये ऊपर वाली 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। और इसके अलावा ये रामचरितमानस है, गीतावली है, रामलला नहचू है, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा ऊपर लिख गई हैं। और कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, ये जो 6 रचनाएं हैं ये सभी किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। इसीलिए क्लास लेना जरूरी है, कभी कभी PDF में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, फिर भी मैं इसको ठीक करवा के ही आपको ग्रुप में सेंड करूँगा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो एक बार और समझ लीजिए, सूरदास की आपकी सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, ठीक है। और रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नहचू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये 6 की 6 रचनाएं आपकी तुलसीदास की हैं, ठीक है। रामलला नहचू आपकी अवधी भाषा में लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खड़ी बोली सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बताइए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बताइए, जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? इनमें से बताइए कौन सा सही है? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, 9 का बी, ठीक है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और इनको खड़ी बोली के पहले कवि भी माना जाता है। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभों में गिने जाते हैं। छायावाद की जो स्तंभ है उनमें एक जयशंकर प्रसाद है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी आधुनिक काल के प्रगतिवादी लेखकों में माने जाते हैं। अतः अमीर खुसरो सही विकल्प है। अमीर खुसरो हिंदी और उर्दू के प्रख्यात कवि थे, इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरा है आपका गागर में सागर भरना। तो इसका अर्थ क्या होगा? असंभव काम करना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना, या सरस दोहों की रचना करना। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गागर में सागर भरना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, या कम शब्दों में बड़ी बात कहना, ज्यादा बात कहना, ठीक है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, निश्चिंत हो जाना अर्थ किस मुहावरे के लिए प्रयोग होता है? बताइए, चिकना घड़ा होना, या घोड़े बेचकर सोना, या कान पर जूं तक न रेंगना, या उंगली पर नचाना होगा। यहाँ पर बचाना लिख गया, ठीक है, नचाना होगा, ठीक है। बड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है PDF में, नचाना होगा यहाँ पर, ठीक है, नचाना।
तो ये उंगली पर नचाना होगा। चलिए, लेकिन वो तो आपका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का आपका घोड़े बेचकर सोना। तो निश्चित घोड़े बेचकर सोने क्या मतलब है, आपने कोई अच्छा काम कर लिया, फिर आप कहते हैं जब आपका कोई काम खत्म हो गया तो आप कहते हैं आज मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा, मतलब आप मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा। ठीक है, क्लियर है आपको। तो और मुहावरों के अर्थ समझ लेते हैं। घोड़े बेचकर सॉरी, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। सॉरी, चिकना घड़ा होना, बेशर्म होना, और कान पर जूं तक ना रेंगना, तो कुछ भी परवाह ना करना। ठीक है, करना इधर आ गया है, ये कुछ भी परवाह ना करना। कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ भी परवाह ना करना, और उंगली पर नचाना, इशारों पर नचाना। ठीक है, इशारे से अपने सारे काम करवाना। सही कहावत को पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने वादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। बताइए इनमें से कौन सा सही है आपका। सही कहावत को पहचानना है आपको। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बादन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो आपको आता ही होगा बिल्कुल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा इसका सही रूप है। इसका अर्थ होता है काम न जानने पर झूठा बहाना करना। ठीक है, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी सिलेबस नहीं आया, हम बाद में पढ़ाई करेंगे। अब जिनको पढ़ना नहीं है तो नाच तो जानते नहीं, पढ़ना जानते नहीं, वो तो टेढ़ा आंगन को टेढ़ा बताएंगे ही, है ना। वो हर चीज़ में दूसरे की उंगली लगाएंगे ताकि दूसरा भी ना पढ़े। कमेंट करके भी कुछ लोग अभी आपको कहेंगे कि क्या पढ़ रहे हो, अभी तो सिलेबस नहीं आया है, अभी तो परीक्षा की डेट नहीं आई है। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो ये आपका अगला मुहावरा है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो प्रारंभ में अधिक शौक का होना, मुल्ला प्याज का शौकीन होता है, खाने पीने का शौकीन होना, या मुल्ला की प्याज प्रियता है। बताइए, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, इसका क्या सही अर्थ होगा। तो प्रारंभ में अधिक शौक का होना, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में अधिक शौक का होना। अगला है प्रश्न आपका 14। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब बताइए इसमें ज्यादा बार क्या क्या आ रहा अलंकार। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको काफी अच्छे से पढ़ाऊंगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर देखिए चा आया, फिर चा आया, फिर चा आया। ठीक है, तो जब जब किसी रचना में पहले चरण में चाचा कई बार आए, ठीक है, एक ही वर्ण लगातार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 14वें का डी हो जाएगा। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहां किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है या एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे चारुचंद्र की चंचल किरणें में चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। और इसका अलग दूसरा उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो ये प्रस्तुत उदाहरण में सावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, साथ में ये उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है। तो एक ही रचना में एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है। मुझे थोड़ा मैं आज व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से मैं आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं रख पाया। पहले तो मन था कि मैं आपको वीडियो ना दूं आज, लेकिन मैंने कहा आप लोगों का डेली पढ़ने का रूटीन है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आप लगातार डेली पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए। मैंने 15 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से छांटे हैं। ये भी नहीं किया कि मैंने जल्दी जल्दी एक ही चैप्टर से उठा के सारे प्रश्न दे दिए। मैंने हर चैप्टर के प्रश्न लिए हैं और सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे हुए। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आज आपको सिर्फ 15 प्रश्न दे पाया हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। ठीक है, तो ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है, चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। आपको छंदों में सिर्फ मात्राएं याद करनी है। मात्रा याद कर लेंगे, आपको वहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर छंद से जुड़े हुए आपके प्रश्न आते हैं। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, 12, 14, 16 या 24। तो चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 16 मात्राओं का छंद है ये। तो चौपाई 16 मात्राओं का छंद है, ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं।
पहले चरण की तुक दूसरे चरण में और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण में होती है। जैसे इसमें 2 चरण दिए गए हैं, उनको आप समझ लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। ये क्या है? एक चौपाई है, ठीक है। आप इसको आप अनर्गल ना लीजिएगा, इसको सिर्फ पढ़ाई की तरह लीजिएगा, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। ये क्या है? ये छंद है, एक चौपाई छंद है। इसमें आपकी 16-16 मात्राएं हैं। जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसमें मात्रा गिनना भी बताऊंगा, कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये रहा आपका हिंदी मॉक टेस्ट 12। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का आपका प्रश्न मैं पूछना भूल गया, लेकिन अभी आपसे पूछता हूँ कि जो विश्व आपका टाइगर डे है वो कब मनाया जाता है, विश्व आपका बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हिंदी मॉक टेस्ट 12 आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेली आपकी सीरीज चल रही है। आज आपकी साइंस की एक वीडियो थी, इसके अलावा मैं एक वीडियो और लाऊंगा और फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपकी हिस्ट्री के क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप लगातार पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों को मजबूत करते रहिए। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और आपसे आज मैं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ आज 15 प्रश्न ही कराए, वैसे मैं आपको 20 से 25 प्रश्न कराता हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।